मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब अनुप्रयुक्त यांत्रिकी को पढ़ना चालू करेंगे। तो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या है वो आज हम लोग समझते हैं। तो आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले हम समझेंगे कि यांत्रिकी क्या है, फिर समझेंगे अनुप्रयुक्त उसके आगे क्यों लगाया गया। ठीक है, तो यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी है को हम लोग क्या समझते हैं? यांत्रिकी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को जानते हैं। क्या है यांत्रिकी के अंतर्गत? यांत्रिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड या बॉडी, किसी पिंड या बॉडी पर लगने वाले बलों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो यांत्रिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पिंड या फिर उसे हम बॉडी भी बोल सकते हैं, उस पर जो फोर्स वगैरह रिएक्ट कर रहे हैं या फिर लग रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम उनके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई एक ये क्या है? बॉडी है या एक पिंड है। ये क्या है? बॉडी या पिंड है। इस पर क्या है? इस डायरेक्शन से एक फोर्स रिएक्ट कर रहा है या कार्य कर रहा है, या इस डायरेक्शन से एक फोर्स कार्य कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इन फोर्स के, ये जो दो फोर्स लगे हैं राइट से एक लेफ्ट से, इन फोर्सेस के क्या करेंगे? हम प्रकृति जानेंगे और फोर्स की वैल्यू जानेंगे कि कितना फोर्स इसमें लग रहा है, 20 न्यूटन का है या 10 न्यूटन का है, जितना भी है, इन सब चीजों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? यांत्रिकी के अंतर्गत करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यांत्रिकी को कितने भागों में बांटा गया है। यांत्रिकी को हम दो भागों में बांटते हैं। यांत्रिकी को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला भाग जो है वो है स्थित विज्ञान, और दूसरा भाग क्या है? गति या गतिक भी बोल सकते हैं इसे, विज्ञान। तो अब हम लोग देखेंगे कि यांत्रिकी के ये जो दो भाग हैं, गतिक और स्थैतिक या स्थिर विज्ञान, इनके अंतर्गत हम किन किन प्रकारों के बलों का अध्ययन करते हैं या किन किन बलों की हम प्रकृति का ज्ञान करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्या है? स्थिति विज्ञान। ठीक है, जिसे हम क्या स्टैटिक भी बोलते हैं, स्टैटिक। हम स्थितिक विज्ञान के अंतर्गत
उन पिंडों पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं जो पिंड स्थिर अवस्था में होते हैं। कौन से पिंडों का अध्ययन करते हैं? जो पिंड स्थिर अवस्था में होते हैं या फिर जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, उन पिंडों पर जब हम फोर्स वगैरह का एनालिसिस करते हैं या फोर्स की प्रकृति जानते हैं तो वो किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो परिभाषा क्या देंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर पिंडों पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं स्थिति विज्ञान कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर पिंडों पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है? गति विज्ञान। तो समझते हैं कि गति विज्ञान क्या है। गति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, क्या? गति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई पिंड क्या है? गतिमान पिंड। कौन सा? गतिमान पिंड है। कोई एक गति कर रहा है पिंड, उस पर जब फोर्स वगैरह लग रहे हैं तो उन फोर्स की वैल्यूज क्या होंगी और उन फोर्स की क्या है? प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं? गति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील पिंडों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है उसे हम गति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसे। तो अब हम लोग क्या आगे देखते हैं। अब एक बार पुनः गति विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक हो गया शुद्ध गतिक विज्ञान और एक हो गया बल गतिक विज्ञान। क्या हो गया? एक हो गया शुद्ध गति विज्ञान। ठीक है, तो पहला क्या है? शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान क्या है इसे हम लोग देखते हैं। शुद्ध गति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग उन पिंडों का अध्ययन करते हैं जो गति स्थिति में होते हैं। ठीक है, और सिर्फ क्या करते हैं? इसमें पिंड की हम गति का ही एनालिसिस करते हैं, ना कि उसके मास का। इसमें क्या होगा? पिंड तो जो होगा आपका, पिंड गतिमान होगा। पिंड क्या होगा? गतिमान होगा। और उस गतिमान पिंड की हम क्या करेंगे? सिर्फ गति का एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ना कि उस जो भी गति है या जो पिंड गति कर रहा है उसके मास वगैरह की या द्रव्यमान की जांच नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि गति विज्ञान का दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है बल गति विज्ञान। क्या है? बल गति विज्ञान। तो हम लोग देखते हैं कि बल गति विज्ञान क्या है। बल गति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पिंड की, जो भी हमारा पिंड है उसकी गति के साथ साथ उसके मास का भी एनालिसिस करते हैं या उसके द्रव्यमान का भी एनालिसिस करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल गति विज्ञान। इसमें भी आपका क्या होगा? पिंड जो होगा वो गतिमान स्थिति में ही होगा। ठीक है, पिंड जो होगा वो गति कर रहा होगा और फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? उसकी गति को जानेंगे और उसके द्रव्यमान को भी जानेंगे। तो क्या होगा? जो पिंड होगा, पिंड गतिमान ही होगा
और क्या करेंगे, गतिमान पिंड की हम गति को जानेंगे, गति को जानेंगे, या फिर गति के साथ पिंड के द्रव्यमान का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए, आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्थिर पिंड कहाँ पर यूज होंगे और गतिक पिंड कहाँ पर यूज होंगे, या गतिक पिंड जो भी है उनमें अगर हम बलों का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो पिंड हमें कहाँ कहाँ पे या फिर किन मशीनरी में यूज होंगे या दिखेंगे, या फिर जो स्थिर पिंड हैं उन पर अगर हम बलों का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो पिंड हमें कहाँ मिल सकते हैं, हमारी लाइफ में कहाँ मिलेंगे आगे, या फिर कहाँ पर यूज होगा। तो क्या है, स्थिर पिंड। तो स्थिर पिंड के जैसे कोई छत बनाते हैं हम लोग, कोई पुल बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, नीचे हम धरन या बीम का यूज करते हैं। धरन या बीम का, बीम क्या होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसके ऊपर हम उस स्ट्रक्चर का सारा लोड सहन करवाते हैं या फिर उसके ऊपर सहारते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। अब जब बीम हम किसी पुल या छत के नीचे यूज कर देंगे, ठीक है, या फिर यूज करते हैं, तो वो गति स्थिति में तो होता नहीं है, एक ही पोजीशन पे हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। तो क्या हो गया, वो एक स्थिर पिंड हो गया। अब क्या है, उस स्थिर पिंड पर हम लोग क्या करते हैं, छत वगैरह का लोड डालते हैं। अगर पुल के नीचे बीम यूज हो रही है तो पुल का जो मटेरियल जिस मटेरियल से पुल बना है उसका पूरा लोड जाएगा। और पुल से क्या करते हैं हम लोग, पुल से आम आदमी जो भी है वो गुजरते हैं या गाड़ियां भी गुजरती हैं, तो उन सभी का जो फोर्स होगा उसका जो एनालिसिस करेंगे वो हम लोग स्थिर पिंडों पर करते हैं। ठीक है, और ये बीम क्या है, एक स्थिर पिंड है, तो इस पर क्या है, स्थिर लोड वगैरह आते हैं। ठीक है, अब एक स्थिर पिंड कहाँ हो सकते हैं, मान लीजिए हम कोई कार बनाते हैं, तो कार के नीचे जो बीम बनी होती है या फिर स्प्रिंग वगैरह होती हैं जिनको हम लीफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, जिनके ऊपर जो पहिए के नीचे लगी होती हैं राउंड करके, वो लीफ स्प्रिंग बोलते हैं उनको। ठीक है, तो बीम वगैरह होती हैं। अब क्या है, कार वगैरह का सारा जो लोड होता है, पैसेंजर जब बैठते हैं उसमें उनका भी लोड आता है कुछ, तो क्या है, वो बीम वगैरह के ऊपर ही आता है। तो बीम, उसकी भी बीम क्या है, स्थिर होती है। अब उस दशा में हम लोग क्या है, लोड का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गतिमान पिंडों पर, वो जो गतिमान पिंड है वो कहाँ कहाँ यूज होंगे और उन पर हम बलों का एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। कौन से, गतिमान पिंड। कोई कार है, उसका रिम है, वो गति करता है। टायर है, टायर में रिम लगा होता है अंदर, वो क्या है, गति कर रहा होता है। और वो जो रिम गति कर रहा है वो क्या करता है, टोटल गाड़ी का जो वेट होता है या फिर गाड़ी में जितने ही पैसेंजर आते हैं उनका जो वेट होता है या वजन होता है उसको अपने ऊपर सहारता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पहिया या रिम, जो भी क्या हो गया, एक गतिमान पिंड हो गया। और उसके ऊपर क्या है, फोर्स वगैरह जो भी आ रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं उनका जब हम एनालिसिस करेंगे तो गतिमान पिंडों पर एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम ये बलों का एनालिसिस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक
पुल बना रहे हैं, उसमें क्या यूज होगा, बीम यूज होंगी, ठीक है, या कॉलम भी यूज होंगे। क्या यूज होंगे, कॉलम यूज होंगे। तो अगर हमें ये पता ना हो कि ये बीम कितना लोड अपने ऊपर सहार पाएगी या फिर अपने ऊपर बियर कर पाएगी, तो हम जब इसे यूज कर देंगे किसी पुल या गाड़ी के नीचे, तो इसकी सहन सीमा जो होगी उससे अगर अधिक इस पर लोड पड़ जाएगा तो ये बीम क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि उस बॉडी या फिर उस स्ट्रक्चर पर जितना लोड पड़ने वाला होता है अप्रॉक्सीमेट क्या है उसकी गणना कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसी हिसाब से बीम या कॉलम को तैयार करते हैं। तो हमें पहले से ही पता होता है कि कोई पुल या कोई गाड़ी वगैरह है वो इतने लोड को सहन कर सकती है, अगर इससे अधिक लोड इस पर पड़ा तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी सहन सीमा जो होती है वो पहले ही लिख देते हैं कैटलॉग वगैरह में, ठीक है, जिससे क्या है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नष्ट होने से बच जाता है। इसका यूज ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यांत्रिकी तो हमने पढ़ ली, क्या है, यांत्रिकी तो हमने पढ़ ली, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पिंडों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है और उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी है। तो इस अनुप्रयुक्त का मतलब क्या है वो देखते हैं। अब हम यांत्रिकी के अंतर्गत क्या करते हैं, फोर्स वगैरह का एनालिसिस करते हैं या जानते हैं कि फोर्स वगैरह किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो किस तरीके से लग रहे हैं। अब उसके आगे अगर हम अनुप्रयुक्त लगा देते हैं तो अनुप्रयुक्त का मतलब क्या हो जाता है, उस चीज को प्रयोग करके देखना। क्या, उस चीज को प्रयोग करके देखना। यांत्रिकी से तो हमें तो समझ में आ गया कि हम फोर्स का एनालिसिस वगैरह करते हैं, लेकिन अब वो किस ढंग से करते हैं, किन तरीकों से करते हैं, किन किन जगहों पे करते हैं, इन सभी चीजों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। समझ में आया होगा। तो देखते हैं, जैसे कि हमने कोई एक कार बनाई या ट्रक बनाया, तो उसके नीचे जो भी बीम वगैरह यूज हुई और उसमें जो भी गाटर वगैरह यूज होते हैं, इस तरीके से देखा होगा आपने, ट्रक के नीचे का स्ट्रक्चर इस तरीके से का कुछ होता है, ठीक है, उसके नीचे ये लकड़ी के गाटर पड़े रहते हैं, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है। ये गाटर किस लिए होते हैं, जो भी ट्रक के ऊपर लोड होने वाला है, जो भी मटेरियल लोड होगा सॉरी, जो भी मटेरियल लोड होगा, जैसे मोरंग हो गई, गिट्टी हो गई, बजरी हो गई, ठीक है, तो उसका जो भी लोड इस पर आएगा वो कितना आएगा, और ये बीम, ये भी जो भी गाटर पड़े हुए हैं, ये फोर्स जो भी उस पर लगने वाला है या फिर बल लगने वाला, उसे किस तरीके से अपने ऊपर सहार लेगी और कितना, क्या उसका द्रव्यमान भी, कि कितना अपने ऊपर ये सहार सकती है और कितने समय के लिए। इन सब चीजों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, वो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। देखते हैं कि यांत्रिकी की क्या उपयोगिता है। क्या देखते हैं, यांत्रिकी की उपयोगिता कि क्या है, यांत्रिकी, इसका मतलब ये हो गया कि बता दिया गया अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी क्या है कि यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पिंड पर लगने वाले बलों और उनकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ये तो बता दिया गया। लेकिन क्या यूज क्या है इसका, हम क्यों पढ़ते हैं इसे, किस लिए हमें पढ़ाया जा रहा है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए पहले से ही कि क्या यूज होगा इसका, कि किस लिए यूज करेंगे हम इसको, और हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है।
ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इसका यूज हम मान लेते हैं वस्तुओं के निर्माण में देखते हैं। किसमें? वस्तुओं के निर्माण में। अब हम लोग समझते हैं कि वस्तुओं के निर्माण में किस तरीके से इसका योगदान है या फिर इसका उपयोग है। ठीक है, अब हम जब कोई भी वस्तु बनाते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, टेबल है, तो क्या करते हैं, अब कुर्सी किस लिए बनाई जाती है, हम लोगों के बैठने के लिए बनाई जाती है। अब क्या है, हम लोग मतलब कोई छोटा बच्चा कभी बैठता है तो उसका वेट क्या होता है, 10 किलो होगा, 15 किलो होगा। जैसे हम लोग के बैठेंगे तो 40 किलो, 50 किलो। अब हम लोगों से ज़्यादा वेट वाला अगर बैठा 80 किलो, 90 किलो, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 10 किलो के हिसाब से कोई चेयर बना दी जाए, अब उस पर अगर 20 किलो का कोई भी पिंड रख दिया जाए या फिर कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो क्या होगा, वो चेयर ब्रेक हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एवरेज जिस कार्य के लिए जो चीज बनाई जा रही है, जैसे कुर्सी क्या है, बैठने के लिए बनाई जा रही है, तो अब हम लोग क्या एवरेज एक क्राइटेरिया ले लेते हैं कि इस पर बैठने वाला जो व्यक्ति होगा ये 80 किलो का हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल क्या है, हम लोग 80, 90, बहुत 90 रेयर केस में होता है, तो 90 मान लेते हैं या 100 मान लिया, 1 कुंटल मान लिया। ठीक है, तो एक सीमा बनाकर उस कुर्सी की जो भी मटेरियल वगैरह यूज करते हैं उसकी सामर्थ्य को चेक कर लेते हैं कि ये बनने के बाद में 1 कुंटल जो भी होगा, 1 कुंटल है या 90 किलो है या 90 केजी है, उतना लोड अपने ऊपर बियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये चीजें हम पहले ही देख लेते हैं कि हाँ इतना वेट ये बियर कर लेगी। तभी देखा होगा जब साइकिल वगैरह का जो पीछे का जो कैरियर बना होता है उसमें लिखा होता है कि 20 केजी ओनली यूज फॉर, ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ लिख देते हैं कि हाँ इससे ऊपर किया तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या उसकी एक समय मतलब वो बना दी गई, सॉरी सीमा बना दी गई कि इतना लोड अपने ऊपर बियर कर पाएगी। तो क्या हो गया, ये इसका वस्तुओं के निर्माण में अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का एक उपयोग हो गया। ठीक है, अब क्या है, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है, परीक्षण में। अब देखते हैं कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का हमने पहले ही मतलब बताया कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज का परीक्षण कर रहे होते हैं, जैसे क्या है, एक चेयर ही है, ठीक है, तो उसे हम परीक्षण या उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि कितना लोड ये सहन कर पाएगी। तो टेस्टिंग हम कैसे कर पाएंगे, जब हम देखेंगे कि इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कि कितना ये जो भी लोड है उसे बियर कर सकती है, वो जान लेंगे। ठीक है, तो ये हम किसके अंतर्गत जानेंगे, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के अंतर्गत। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, मशीनी अवयवों के निर्माण में। तो हम लोग देखते हैं कि मशीनी अवयवों के निर्माण में यांत्रिकी का किस तरीके से उपयोग है। जब हम किसी भी मशीन के किसी न किसी अवयव पे चर्चा करते हैं, मान लीजिए एक लेथ मशीन है, लेथ मशीन का जो बेड बना होता है, ठीक है, बेड जो बना होता है उस पे क्या है, लेथ मशीन के सारे पार्ट्स जो होते हैं उसी के ऊपर स्टेबल होते हैं या फिर उसी के ऊपर क्या है, बाइंडेड रहते हैं। ठीक है, तो लेथ मशीन का जो बेड है उस पर कितना लोड आ रहा है, उन चीज को पहले उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, फिर वो बेड है, जो भी लेथ मशीन का बेड है, जो लेथ मशीन बनाई गई है, जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, तो उस पर कितना अधिक से अधिक लोड आएगा उसकी हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, बेड का जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसकी सामर्थ्य चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि कितने केजी ये वेट अपने ऊपर बियर कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, मशीनी अवयवों के निर्माण में भी इसकी उपयोगिता हो गई। बहुत सारे कोई भी मशीनी अवयव ले लें, लेथ मशीन का कटिंग टूल ले लेते हैं,
कटिंग टूल क्या है, अगर कटिंग टूल के मटेरियल की हार्डनेस से ज़्यादा हार्ड मटेरियल को हम कट करेंगे तो क्या होगा, कटिंग टूल ही हमारा टूट जाएगा। जबकि कटिंग टूल का क्या काम होता है कि किसी भी मटेरियल को आवश्यकता अनुसार कट कर दे। लेकिन क्या है, अगर हम मान लीजिए क्या है कि 20 हार्डनेस का, कोई हार्डनेस की यूनिट नहीं है, लेकिन क्या है मानते हैं कि 20 हार्डनेस का क्या है मटेरियल है, अब हमारा 15 हार्डनेस का क्या हो गया, कटिंग टूल हो गया, तो कौन टूटेगा, कटिंग टूल टूटेगा ना। तो क्या है, पहले से ही हम ये जानते हैं कि ये जो कटिंग टूल है 20 हार्डनेस का मटेरियल कट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उससे क्या है, उसके कम ही मटेरियल लेते हैं जिसको हमें कट करना होता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हम लोग देखते हैं आगे अब क्या है। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स की अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की उपयोगिता क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया अभी विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की उपयोगिता बताई। ठीक है, ऐसे ही अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की उपयोगिता क्या है, बलों के एनालिसिस। बलों के एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि किसी बॉडी या किसी पिंड पर बल लग रहे हैं, ठीक है, तो हमें उनको ज्ञात करना है, उसमें भी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की उपयोगिता होती है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।